हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बिलाखिर कामयाब हो गए हैं। दोनों जमातों ने शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसके तहत आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और नून लीग के मियां शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया है। दोनों जमातों के दरमियान मंगल की शब दीगर आईनी ओहदों की तकसीम पर भी इत्तेफाक हुआ है, मगर दोनों जमातों की क़यादत ने इन ओहदों पर फैसलों का ऐलान बाद में करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। इमरान खान इस वक्त जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं। रूस के पाकिस्तान में सफीर एल्बर्ट खोरेफ कहते हैं कि इस्लामाबाद ने मॉस्को को यकीन दहानी करवाई है कि कोई तीसरा फरीक यूक्रेन को पाकिस्तानी असलहा फराहम नहीं करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल पर रूसी सफीर ने कहा कि मॉस्को को उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे चलकर भी अपनी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट समेत ज़राए इब्लाग में ये खबरें शाया होती रही हैं, जिसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने तीसरे मुल्क के जरिए यूक्रेन को हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता साल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि रूस की जारी जंग में पाकिस्तान ने यूक्रेन के इस्तेमाल के लिए हथियार फरोख्त नहीं किए। इंसानी हुकूक के कारकुन हिदायत लोहार, जिन्हें 16 फरवरी को नामालूम हमलावरों ने लाड़काना के करीब जिले कंबर शहदाद कोट के इलाके नसीराबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, उनके अहले खाना और दीगर अफराद कत्ल और उसकी FIR का इंदराज न होने के बाइस मरकजी इंडस हाईवे पर मुसलसल चौथे रोज धरना दिए बैठे हैं। हिदायत लोहार की बेटी और इंसानी हुकूक की कारकुन सूरत लोहार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पुलिस SHO कंबर शहादात कोट के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है, जिसे वो कत्ल केस का मरकजी मुलजिम समझती है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कंबर शहदात कोट के सीनियर पुलिस अफसर SP कलीम मलिक से मुकदमा दर्ज न करने पर उनकी राय जानने के लिए राब्ता किया, ताहम उन्होंने बताया कि वो मीटिंग में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन असद बट ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि FIR दर्ज कराना मकतूल के खानदान का आईनी हक है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल करने का हुक्म दिया है। बुध को सिंध हाई कोर्ट में मुल्क में इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने अदालती अहकामात के बावजूद 8 फरवरी को इंटरनेट की बंदिश की वजूहात तलब की। अदालत ने कहा कि इंटरनेट सर्विसेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहाल किए जाएं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहता है, जिसमें प्लेटफॉर्म्स की सबको दस्तयाबी और लोगों की एक दूसरे से बातचीत भी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X बंद होने पर शहरियों और सहाफियों ने अफसोस का इजहार किया है। तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मंगल के रोज ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में मुबैना धांधली के सवाल पर अपने रद्द अमल में कहा कि पाकिस्तान अपने कवानीन और तरीक़ेकार के तहत शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामले पर बात नहीं करना चाहता और मैं इस बात पर ज्यादा यकीन रखता हूं कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। भारत में पुलिस ने बुध के रोज उन हजारों भारतीय किसानों पर आंसू गैस फायर की
جنہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تعطل ختم کرنے میں ناکامی کے بعد نئی دہلی کی طرف مارچ دوبارہ شروع کیا۔ یہ مظاہرے بھارت میں ایک اہم وقت پر کیے جا رہے ہیں جہاں آنے والے مہینوں میں قومی انتخابات ہونے والے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو مسلسل تیسری بار اقتدار میں آنے کی توقع ہے۔ کسانوں نے گزشتہ ہفتے احتجاج شروع کیا لیکن انہیں دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر دور روک دیا گیا۔ حکام احتجاج پر قابو پانے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے شہر جنین میں رات گئے کارروائی کے دوران 3 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی کارروائی میں کم از کم 1 ہلاکت کی تصدیق کی۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ جنین شہر میں انسداد دہشت گردی کی ایک مشترکہ کارروائی میں IDF نے 14 مشتبہ افراد کو گرفتار اور 3 کو ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب شامی سرکاری میڈیا کے مطابق شام کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ شامی آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ دمشق میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے نے تنازع کو اور بھی خطرناک صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ واشنگٹن نے منگل کے روز الجزائر کی طرف سے تیار کی گئی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس میں جنگ زدہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور 7 اکتوبر کے حملوں میں اغوا کیے گئے تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں واشنگٹن کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے ووٹ کو خام خیالی اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا کیونکہ اس سے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ واشنگٹن نے اس بار اپنا مسودہ پیش کیا جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کے معاہدے کے بعد عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ رفح میں شہری تحفظ کے بغیر اسرائیلی زمینی حملے کو مسترد کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بدھ کے روز برازیل کے صدر لوئیزانا سیولو دا سلوا کے ساتھ بات چیت میں اور گروپ آف 20 کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کے لیے برازیل پہنچے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ بلنکن برازیل کی G20 صدارت کے لیے امریکی حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے 200 سال کی یادگاری تقریبات پر زور دیں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ گیس پائپ لائنوں پر ہونے والے 2 حملوں میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، جس نے گزشتہ ہفتے کم از کم 3 صوبوں میں سپلائی کو متاثر کیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر تیل جوادو جی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ملک کی گیس لائنوں میں دھماکہ اسرائیل کا کام تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سازش ناکام بنا دی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ روس نے گزشتہ رات 19 ڈرونز اور متعدد میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ ملک کے فضائی دفاع نے 19 میں سے 13 ڈرونز کے ساتھ ساتھ 6 میں سے 1 میزائل کو مار گرایا۔ پینٹاگون نے کہا کہ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور یوکرین کے وزیر دفاع رستم اموروف نے منگل کو ایک فون کال میں میدان جنگ میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پینٹاگون کی ڈپٹی سیکریٹری سبرینا سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے تقریباً 50 اتحادیوں اور شراکت داروں پر مشتمل اپنے اتحاد کے ثابت قدم رہنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روسی اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کی والدہ نے آرکٹک شہر سالخارڈ کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے
जहां हुक्काम की जानिब से उनके बेटे की लाश को उनके हवाले करने से इनकार कर दिया गया है। नेवाल्नी की वालिदा हफ्ते के रोज से अपने बेटे की लाश को वापस लेने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मंगल को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अपील की थी कि वो उनके बेटे की बाकियात को उनके हवाले कर दें ताकि वो उसे वक़ार के साथ दफन कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का एक पैनल बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान जैसी हुकूमतों के तहत ख़वातीन और लड़कियों के साथ रवा शदीद जबर को उजागर करते हुए जिनसी इम्तियाज को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के तौर पर तस्लीम करे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे से वाबस्ता अमरीका, चीन, इटली, युगांडा और सर्बिया के माहिरीन के 5 रुकनी ग्रुप का कहना था कि ये इक़दाम पहले ही इल्तिबा का शिकार हो चुका है। माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 6ठी कमेटी पर जोर दिया कि वो आर्टिकल 2 में सिनफी इम्तियाज की शिक़ को शामिल करने पर गौर करे, जो इंसानियत के खिलाफ जराइम की रोकथाम और सजा से मुताल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को का कहना है कि दुनिया की 40% आबादी को अपनी मादरी ज़बान में तालीम तक रसाई हासिल नहीं है और बाज़ खित्तों में ये शरह दुगनी है। हर साल 21 फरवरी को मादरी ज़बानों के आलमी दिन के मौके पर यूनेस्को का कहना है कि मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के हामिल मुआशरे अपने लिसानी विरसे को महफूज करके ही बरकरार रह सकते हैं। ताहम यूनेस्को ने मादरी ज़बानों के दिन से मुताल्लिक़ अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया में ज़बानों के खात्मे के बाइस सकाफ़ती तनव्वुर खतरे में है। आईफल टावर आज मुसलसल तीसरे दिन भी सय्याहों के लिए बंद रहा। अमला टावर की नाकाफी माली इआनत पर हड़ताल जारी रखे हुए है, जिसका आगाज पीर को हुआ। यूनियंस का कहना है कि टावर के लिए सरमायाकारी नाकाफी है। टावर के ऑपरेटर ने टिकट होल्डर्स को मशवरा दिया है कि वो आने से पहले उसकी वेबसाइट चेक कर लें या अपना दौरा मुलतवी कर दें। ऑपरेटर ने कहा कि टिकट होल्डर्स को मुआवजा दिया जाएगा। 2 माह के अंदर आईफल टावर पर यह दूसरी हड़ताल है। और लंदन के मशहूर बीटी टावर अब एक लग्जरी होटल बनने के लिए तैयार है। 177 मीटर लंबी इस इमारत को एमसीआर होटल्स ने 347 मिलियन पाउंड में खरीद लिया है। ये टावर 1960 की जंग के बाद की बहाली की अलामत है। 16 साल तक ये शहर की सबसे ऊंची इमारत रही और 1984 तक ये पोस्ट ऑफिस टावर के नाम से मशहूर थी। हालिया बरसों में ये अपने 360 डिग्री एलईडी डिस्प्ले के लिए ज्यादा मशहूर हुआ, जहां बड़े वाकयात जैसे शाही बच्चों की पैदाइश और खेलों की फतूहात के बारे में पैगामात नशर किए जाते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।